कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके अंदर हम बहुत सारी जो है वो टीचिंग जो मेथड्स है उसके बेसिस पर वो भी देखने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है वो उत्तराखंड एलटी के सिलेबस के हिसाब से और बाकी जो सीटेट वगैरह देते हैं उनके लिए भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग कोई भी जो है टीचिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें इस प्रकार की जो चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसका बहुत ज़्यादा मायने होता है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे टॉपिक को जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और हम सारी चीज़ें जो है वो बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है लेक्चरर के लिए वो मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, उसका कारक यानी कि उसके फैक्टर्स और उसका क्या महत्व है, सबसे कि क्या चीज़ है ये आखिर। तो प्रत्येक जो प्राणी होता है फ्रेंड्स वो अपने जन्म से विशेष जो हमारी कुछ शक्तियां जो है वो लेकर पैदा होता है, और ये विशेषताएं उसे उसके माता पिता, उसके जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनसे हस्तांतरित होती है। इसके साथ जो है पर्यावरण भी जो है वो छात्रों के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा भिन्न होते हैं। प्रत्येक छात्र की अपनी कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, और एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की जो भिन्नताएं होती हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये भिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न जो विशेषताओं के रूप में उसको मिली होती है। तो फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें जो मेन फैक्टर रोल करता है वो है हेरिडिटी, यानी कि आपका कौन सा, आपका जो पूर्वजों से क्या आपको स्थानांतरित मिला है, क्या आपका वंश है, और साथ के साथ किस प्रकार का आपको इन्वायरमेंट मिला है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। जब दो जो बालक हैं वो विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न जो व्यवहार को करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं वो जैविक रूप से, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, कई प्रकार से हैं वो डिफरेंसेस इनके अंदर हो सकते हैं। जो है इनके जो कोई भी जो व्यक्ति हैं वो कभी भी एक दूसरे से समान पूरी तरीके से नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं यानी कि ट्विंस होते हैं उनके अंदर भी जो है वो असमानताएं पाई जाती हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके व्यवहार में, और उनके उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उन सब में जो है वो असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। इस दृष्टि से जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक एक गुण है, यानी कि एक ये क्या है, एक प्रकृति के द्वारा दिया गया नेचुरल गुण है। तो इससे किसी भी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और इसको समझकर ही जो है वो क्लास के अंदर टीचिंग करवानी पड़ती है। जो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो कुछ डेफिनेशन देखनी, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, वो भी देखनी जरूरी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर, जो कि सबसे बड़े जो हैं वो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इनके अनुसार जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा जो पहलू है वो शामिल हो सकता है जिसका कि माप किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है टाइलर। जो टाइलर है उनका क्या मानना है, शरीर के आकार, उनके स्वरूप, शारीरिक जो गति संबंधी जो क्षमताएं हैं, बुद्धि, उसकी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, ज्ञान, इंटरेस्ट, उसकी अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड, और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इन सभी जो लक्षण है उनमें माप की जाने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यानी कि यह प्रूफ हो चुका है कि इन सभी चीज़ों के बेसिस पर व्यक्तियों के अंदर विभिन्नता या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। यदि हम उपरोक्त जो कथनों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उसके अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार न मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर हम क्या करते हैं, अंतर स्थापित करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा उसके अंदर हर चीज जो है व्यक्तित्व का हर एक पहलू देखा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसका जो प्रभाव है वो अधिगम की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, लर्निंग वाली प्रोसेस होती है, और उसकी जो उपलब्धि होती है, बच्चे की अचीवमेंट होती है, जो उसका बुद्धि यानी इंटेलिजेंस होती है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी होती है, इन सभी का जो आधार होता है वो क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और वो प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग होती है। इसी कारण से जो है सीखने की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है और उसमें जो है अंतर पाया जाता है।
तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स जो है महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है इसके अंदर आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जो बालक को उसके पेरेंट्स से या उसके जो उसके वंशज हैं उनसे जो है वो गर्भ धारण के समय ही प्राप्त होते हैं, और इनके माध्यम से जो है वो शिशु जो है वो पुराने ज्ञान का स्थानांतरण उसके ऊपर होता है। ठीक है। इसमें जो है शारीरिक मानसिक और दोनों प्रकार के जो है गुण को शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल किसी की जो अपीयरेंस होती है, आपने देखा होगा कि वो बहुत अलग होती है, हष्ट-पुष्ट होते हैं, और किसी के फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा ठीक नहीं होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, और मेंटल जो क्वालिटी जो होती हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगी। दोनों प्रकार के गुणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मन भी जो है वो वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मन कौन है, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार हम सबका जो जीवन है एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी क्या कारण है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम में अंतर होता जाता है। तो इन सभी का जो कारण है वो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। वातावरण जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। वातावरण है उसके उसके ऊपर मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि जिस व्यक्ति का जिस प्रकार के वातावरण सामाजिक वातावरण में निवास होता है उसी के अनुरूप उसका जो है व्यवहार होता है, रहन सहन होता है, और उसके आचार विचार जो हैं वो उसी प्रकार से होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों का विभिन्नता जो है उनके अंदर होना स्वाभाविक है। ठीक है ना। और यह बात भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कहा जाए, यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है या कल्चरल इन्वायरमेंट है ये सब चीज़ पर एक तरह से लागू होती है। बाकी इसमें ये आप समझ ही गए हैं कि वातावरण का किस प्रकार से इफेक्ट होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें अगली जो बात है वो है जाति प्रजाति व देश। एक ही जो देश है उसमें रहने वाली जो जातियां हैं प्रजातियां हैं उनमें जो अंतर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हम नॉर्थ इंडियन हैं वो आर्य प्रजाति के होते हैं, आर्य जाति के होते हैं, और जो साउथ इंडियन है वो द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। तो इनके अंदर जो है आप देखते हैं कि शरीर के जो रंग से लेकर आकार डील डॉल इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो अंतर पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो हिंदू होते हैं उनके अंदर जो विभिन्न जो वर्ण होते हैं उसके आधार पर भी स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। उसके अलावा जो अंतर वंशानुक्रम और पर्यावरण है उसके प्रभाव भी इसके अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि अगर अफ्रीका के अंदर जो निग्रो जाति हैं तो वहाँ पर जो वो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने के कारण वो कैसे होते हैं, काले होते हैं, और अपेक्षाकृत वो कम बुद्धिमान होते हैं। जो श्वेत प्रजाति के लोग जो हैं जैसे कि यहूदी होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका बुद्धिमान प्रजाति के लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रजाति है वो इफेक्ट करती है किसको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण जो है वो इफेक्ट करती है बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता को। फिर है जो, और ये इसलिए नहीं कि वो इस प्रकार से हैं, इसलिए है क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ही उनको इस प्रकार से मिला है। अगर उनको सही इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो भी जो है वो बराबर इक्वल जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके कारण विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की जो है कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। आप सीधे सीधे जो है पहचान सकते हैं कि ये चाइनीज़ है और ये इंडियन है। ओके। तो इस प्रकार से ये प्रजाति और देश जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयु एवं बुद्धि, यानी कि जो आपकी एज है और आपकी इंटेलिजेंस है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण जो है वो आपकी आयु भी है, बुद्धि भी है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक का जो है वो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है। इसलिए जो है विभिन्न आयु के जो वर्ग हैं, वर्ग के जो बालक होते हैं उनके अंदर स्पष्ट रूप से अंतर देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। और जो बुद्धि होती है उसमें जन्मजात गुण होने के कारण किसी को यह प्रतिभाशाली बना देता है और किसी को मूड बना देता है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको वो एवरेज होते हैं और मेहनत करके जो है वो काम कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार से जो है ये आय और बुद्धि जो है ये भी क्लियर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भूमिका निभाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों वो है शिक्षा और आर्थिक दशा। इसमें जो है जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति को शिष्ट गरीब गंभीर विचारशील बनाकर अशिक्षित जो व्यक्ति होता है उससे जो है उसे भिन्न बनाती है। समझ गए। यानी कि जो शिक्षा जो है वो क्या करती है, उसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण या समाज आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है या सर्वांगीण विकास करना है। ये आपने कई बार सुना होगा ये चीज़, है ना।
तो वही चीज़ है कि जो एजुकेशन है उसका जो लक्ष्य है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि क्लियरली अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके अंदर जो है वो विचार करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति के तुलना में, ठीक है ना। और उसमें जो है निभाती है आर्थिक जो दशाएं हैं वो भी एक कई तरह का रोल निभाती है। अगर उसकी निम्न आर्थिक दशा है, गरीबी की हालत है, तो उस स्थिति में जो है वो गलत उसमें जाने की भी दिशा की तरफ भटक जाता है। वहाँ पर जो है वो अनेक जो कारण हो सकते हैं, जैसे कि चोरी कर सकता है, हत्या और ऐसे जघन्य जो अपराध होते हैं उसमें वो धकेला जा सकता है, ठीक है। और गरीबी के कारण जो है लोग चोरी, हत्या जैसे अपराधों को ये लोग गलत भी नहीं मानते हैं, यानी ये लोग इसको अच्छा मानते हैं कि हम लोग मजबूर हैं इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से शिक्षा और जो आर्थिक दशाएं हैं वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंग भेद यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है वो है लिंग भेद यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। इसके कारण जो है बालक और जो बालिकाएं होती हैं उनकी जो शारीरिक जो बनावट होती है और उनकी जो संवेगात्मक विकास होती है, इनकी कार्य क्षमता के अंदर क्लियरली अंतर मिलता है। यानी कि दोनों की जो फिजिकल अफेयरेंस होती है, जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इन सब में दोनों के अंदर एक अंतर पाया जाता है। स्किनर जो है वो मानते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनमें स्मृति योग्यता ज़्यादा होती है तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। जो बालक होते हैं गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि जो बालिकाएं हैं वो भाषा और सुंदर लेख में बालकों से आगे होती हैं। और बालकों पर सुझावों का जो है वो बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन बालिकाओं पर अधिक फर्क पड़ता है, ठीक है। तो खैर ये स्किनर का अपना मानना है, लेकिन आधुनिक समय के अंदर जो है जब भी जो है क्वेश्चंस के अंदर इस प्रकार की डिफरेंसेस की बात आती है तो उस वो क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत माना जाता है, क्योंकि हम इस समय जो है ये मानते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अगर प्रोवाइड की जाए तो दोनों ही जो हैं वो, चाहे वो बालक हैं या बालिका हैं, वो समान रूप से जो है वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जो है भाई देश की जो है वो 50% जनता सीधे सीधे आपकी महिलाएं हैं। तो अगर उनका जो है वो उनको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो लोग भी कहाँ से वर्क फोर्स में जो है उनका हिस्सा होगा, और वर्क फोर्स में अगर वो काम नहीं करेंगे और वो लोग जॉब नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, देश की जीडीपी पर सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसके अंदर सीधे सीधे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो है अधिकांश जो लड़कियां हैं उनको अगर उस प्रकार के मौके नहीं मिल पाएंगे तो वो एजुकेशन को भी जल्दी ही छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है उनके अंदर उस प्रकार का जो है न तो डेवलपमेंट होगा और ना तो उनके अंदर उस प्रकार की जो वैचारिक एक क्षमता डेवलप होगी जो कि लड़कों के अंदर होगी। तो इसका मतलब क्लियरली उनके बीच में जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए जाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों उसके अनेक हमने कारक देखे, जहाँ पर जो है विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है उनकी जो विभिन्नता है उसके अन्य प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसका उल्लेख करते हुए गैरसेन जो है उन्होंने लिखा है कि बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी और इन्वायरमेंट, ये सारे जो है उद्दीपन यानी स्टिमुलस का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको जानने के लिए कौन कौन सी विधियां जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखते हैं आगे। तो आगे है फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको जानने की क्या क्या विधियां हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। इसके लिए जो हम विधियां इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या टेस्ट जो है लिए जाते हैं, उसमें लिया जाता है आपका बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, संवेग परीक्षण लिया जाता है, अभिक्षमता जो है वो परीक्षण लिया जाता है, अभिरुचि का जो है वो परीक्षण लिया जाता है, और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का परीक्षण लिया जाता है। तो इन सभी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर के जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसका पता किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन टीचिंग। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको अगर लेकर चलना है उसको उसके अनुसार जो है वो टीचिंग करवानी है तो वहाँ पर आपको कौन से मेथड प्रयोग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली सारे ही वो मेथड जो कि हमने टीचिंग के मेथड्स के अंदर पढ़े हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से मेथड हैं वो डाल्टन जो है प्रणाली है, प्रोजेक्ट मेथड है, ड्रैकोली प्रणाली है, किंडरगार्टन मेथड है, विनेटिका मेथड है, मॉन्टेसरी है, बेसिक शिक्षा प्रणाली है, गैरिसन प्रणाली है, संविदा विधि है, क्रियात्मक विधि है, अभिक्रमित अनुदेशन है। इस प्रकार ये कुछ विधियां हैं। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है इस प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें पहली जो विधि आती है वो है प्रोजेक्ट मेथड। तो ये जो मेथड है इसका जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ और इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं किलपैट्रिक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इनके अनुसार जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक जो वातावरण में संपन्न होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है किसी भी काम को एक समूह के माध्यम से बालकों के एक ग्रुप के अंदर विभाजित करके और तब उस काम को किया जाता है। अब इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं? इस प्रणाली में जो है छात्र अपनी रुचि के अनुसार जो है योजनाओं का चयन करते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया के घर बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना, जानवरों को पालना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आती हैं। और ये विधि जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पर जो है वो जोर देती है। ठीक है, इस विधि में छात्रों को कोई भी कार्य सौंप दिया जाता है और वो मिलजुल कर इस काम को करते हैं। जैसे कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कराना, अगर कोई पिकनिक जा रहा है तो उसकी उसकी उसको व्यवस्था जो है मिलजुल कर करते हैं। योजना के अगर हम पदों में जो है वो परिस्थितियों का निर्माण करना, चयन करना, नियोजन करना यानी प्लानिंग करना, आपको पूर्ण करना उसको, फिर उसका मूल्यांकन करना, फिर उसका अंकन करना यानी कि उसको मार्क्स देना, मार्किंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? किलपैट्रिक। आपको नाम याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन प्रणाली, डाल्टन मेथड। इस प्रणाली की जो जन्मदाता हैं वो है मिस हेलेन पार्क हस्ट। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इस प्रणाली में छात्रों को उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट है उसके अनुसार कार्य करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। उसे समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। ओके, यानी कि कोई बाउंड टाइम बाउंड मैनर्स में नहीं, बल्कि फ्रीली जो है वो बच्चे काम करते हैं। विद्यार्थी चाहे तो सारे दिन के एक ही विषय जो है वो इसके अंदर पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए जो है एक प्रकार की प्रयोगशाला जो है वो बनाई जाती है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता का कार्य विशेषता यह है कि कार्य का ठेका, मतलब एक तरह से बच्चों को कहना है कि भाई आपने ये काम करना है और आपको इस निश्चित अवधि में ये काम पूरा करना है। अब छात्र इस ये निश्चित अवधि क्या हो सकती है? कुछ महीनों का काम दिया जा सकता है, सब हफ्ता कुछ हफ्तों के लिए दिया जा सकता है, कुछ दिनों को दिया जा सकता है। यानी कि एक फिक्स टाइम बाउंड के मैनर के अंदर उनको कुछ कुछ काम जो है वो सौंप कर उनको दिया जा सकता है और जिसके अंदर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक यानी कि आप एक गाइड के रूप में जो है वो काम करता है। और इन्होंने जो है मिस पार्क हेलेन पार्क हर्स्ट हैं जो उन्होंने इस योजना को स्पष्ट करते हुए क्या लिखा है कि डाल्टन जो प्रयोगशाला है योजना शिक्षण की प्रणाली अथवा पद्धति नहीं है, यह शैक्षिक पुनर्गठन की एक विधि है जो सीखने की संबद्ध प्रक्रियाओं में एकता को स्थापित करती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाल्टन मेथड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास विनेटिका प्रणाली। तो विनेटिका जो प्रणाली है इस योजना का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर कार्टर वॉर्सवन ने किया था। इनका नाम आपको याद रखना है। इस योजना में भी जो है बालक जो है उसके काम को करने की उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है और इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे इकाइयों के अंदर तोड़ दिया जाता है। छात्र को जो है एक इकाई का सफलतापूर्ण अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करना होता है और छात्र अपने ज्ञान का स्वयं इसमें टेस्ट भी कर सकता है कि मुझे कितना आया, कितना नहीं आया, आगे कितना इसमें मुझे करने की जरूरत है। अध्यापक यहाँ पर मार्गदर्शक होता है और इस योजना में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें किसी को भी फेल नहीं किया जाता है बल्कि ग्रेड दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे के काम के हिसाब से उसको ABCD इस प्रकार के ग्रेड सिस्टम से ग्रेड दिया जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैकोली प्रणाली। ड्रैकोली जो प्रणाली है उसके जन्मदाता हैं डॉक्टर ओविड ड्रैकोले जो कि बेल्जियम में एक प्रोफेसर थे, बेल्जियम यानी कि जर्मनी के अंदर। उन्होंने जो है बालक को उसकी शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि जो उसका जीवन है उससे जुड़ी हुई जो है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसके लाइफ से उसको कनेक्ट करना है। इस विधि में जो है बालक जो है उनको डिवाइड कर लिया जाता है किसके अकॉर्डिंग? उनकी इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, उनके स्तर यानी कि मेंटल लेवल के अनुसार उनको डिवाइड करके फिर उस प्रकार से उनको उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, यानी कि उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाता है। इस प्रणाली जो है
में स्कूल का जो वातावरण है वो प्राकृतिक होता है। यहाँ पर जो है वो बालकों को जो है उदार शिक्षा यानी कि लिबरल एजुकेशन दी जाती है, और जो को एजुकेशन है साथ साथ वो भी दी जाती है। लड़के जो और लड़कियां उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, और इनकी संख्या 20 से 25 लगभग होती है। इसमें इसमें माता पिता जो है उनका भी पूरी तरीके से सहयोग लिया जाता है, और बालकों में सामूहिकता की जो भावना है उसका विकास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर चीज़ें होती हैं। और जो ह्यूज हैं उन्होंने जो है इसके बारे में क्या कहा है, ड्रैकुली जो विधि है वो बालक को मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान कार्यों को हल करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन का एक को उत्साहित करती है। यह विधि जीवन के लिए और जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जीवन से कनेक्ट करने वाली विधि है ये विधि ड्रैकुली प्रणाली। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, यह योजना एक प्रकार से जो है डल्टन प्रणाली, बेनेटिका प्रणाली को अगर हम मिक्स कर दें तो उसी का एक रूप है। इसमें जो है छात्रों को सप्ताह, महीने या वर्ष भर का काम एक साथ देकर दे दिया जाता है, और इसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, समय सारणी का बंधन नहीं होता है, न ही पाठ्यक्रम के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं। बस छात्र को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, और चाहे तो उसे वर्ष भर का कार्य 8 महीने में ही पूरा कर दे, और यदि किसी कारणों से वो वे कार्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगले वर्ष उसको पूरा कर सकता है, और कार्य की समाप्ति पर उसकी परीक्षा ले ली जाती है। तो उसके असफल होने पर उसके कार्यों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से जो थीसिस मैथ होती है वो उसमें इस प्रकार की मेथड्स जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि उसको आपको चाहे वो आप उसको 1 साल के अंदर सबमिट कर दें, चाहे 1.5 साल में करें, चाहे 2 साल में करें, तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक उसमें काम किया है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिया योजना। तो क्रिया जो योजना है वो कोई योजना नहीं है, बल्कि शिक्षण की जो है वो प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एक पहलू है। ओके, तो क्रिया योजना क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अध्यापक इसमें यह प्रयास करता है कि उसके जो विद्यार्थी है कक्षा में पूरे समय एक्टिव बने रहें। तो क्रिया जो है नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चे को एक्टिव रखना है, और जहाँ पर भी बच्चे को एक्टिव रखने की बात हुई तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पूरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जो है विद्यार्थी जब प्रश्न पूछकर पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता है तो अध्यापक को संतुष्टि इसमें नहीं होती है। इस विधि में जो है वो अध्यापक छात्रों की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, और छात्रों को वही क्रिया सौंपी जाए वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होती है। तो उनके मेंटल लेवल के अनुसार जो है उनको कुछ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज दे दी जाती है, और जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इस संबंध में जो है वो स्विच चेन जो है उन्होंने लिखा है, जो क्रिया विधि योजना होती है उसका जो है क्रिया योजना विधि है उसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय में शिक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु तो बालकों द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा आपके क्रिया योजना विधि। नेक्स्ट है हमारे पास अभिक्रमित अनुदेशन। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है हमने डिटेल में एक लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और या अभिक्रमित अनुदेशन। तो किसने दिया है ये मेथड, BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस प्रणाली में जो है वो बेनेटिका प्रणाली के का ही एक प्रकार का ये रूप है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि छोटे छोटे फ्रेम्स में जो है वो काम को तोड़ लिया जाता है, और वैसे ही इसमें जो है क्या किया जाता है, अब छात्र जो है वो एक एक प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वो एक प्रोग्राम या एक फ्रेम को पूरा कंप्लीट कर जाता है तब उसको नेक्स्ट फ्रेम दिया जाता है। यानी एक गेम की तरह होता है कि एक लेवल पूरा करने के बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो थोड़ा उससे टफ होगा, और वो तब दिया जाएगा जब इस लेवल को पूरा कर दिया जाएगा। और विद्यार्थी जो है वो प्रथम जो प्रयास में अगर प्रोग्राम को नहीं सीख पाता है तो उसको फिर फीडबैक दिया जाता है कि भाई कहाँ पर आपसे गलती हुई, तो उसको एक तरह से आपका पुनर्बलन या फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठ पोषण जिसको कहते हैं हम। तो तथा जो सीखा जाता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, और जो उसको पूरा कर ले जाएगा उसको पुरस्कार के रूप में नया स्टेप आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से छात्र जो है सारे प्रोग्राम को ही पूरा निर्धारित समय में कर लेते हैं। तो ये मेथड है अभिक्रमित अनुदेशन। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक लेक्चर में, तो आप लोग देख लेना उसको। नेक्स्ट है हमारे पास किंडरगार्टन मेथड। तो इसके जन्मदाता हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ये हैं जर्मनी के हमारे फ्रोवेल। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो समझें। किंडर जो गार्डन है उसका शब्द है का अर्थ है बच्चों का बगीचा। तो जो फ्रोवेल है उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षक क्या है, एक माली है, और बच्चे जो हैं वो उनको मानते हैं कि बच्चा एक पौधे की तरह है, और
उसका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा है और शिक्षक एक माली के रूप में उसकी देखरेख करते उसको पनपाता है। और इस प्रणाली में जो है बच्चे जो हैं वो किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, उन्हें किताब नो बुक। यहाँ पर बच्चे सिर्फ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उनको घूमने दिया जाता है, उनको आप खेल खेल में ही और गेम्स के माध्यम से पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मोंटेसरी मेथड। तो मोंटेसरी जो मेथड है उसके जो जन्मदाता हैं वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी है। तो ये जो प्रणाली है ये भी काफ़ी लोकप्रिय प्रणाली है। तो छोटे बच्चों के लिए ये लोकप्रिय है। इस विधि में जो है मंद बुद्धि जो बालक होते हैं खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक जितने भी सिद्धांत होते हैं उसका पालन इसके अंदर किया जाता है। इसमें भी जो है वो स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यावहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत जो खेल शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, इन सभी के आधार पर जो है इसको लागू किया जाता है। और यहाँ पर जो है दृष्टि हो गया, श्रवण हो गया, स्पर्श, स्वाद, ग्रहण शक्ति या घरेलू उपकरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं वो किसी भी प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो आपका ऑडियो विजुअल हो या घर की कोई सामग्री हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो चखने वाली है, उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से जो है उपकरण जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं इन फॉर टीचिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको अन्वेषण मेथड भी कहा जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, ठीक है। इसको खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अगर हम बात करें प्रवर्तक तो वो है आर्म स्ट्रॉन्ग। तो इनका अर्थ होता है कि मैंने खोज लिया है, सॉरी। तो इस पद्धति के द्वारा जो है बालक शिक्षक, नियंत्रकों, निरीक्षण यंत्रों और पुस्तकों की जो सहायता से स्वयं ही क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करता है। और यह पद्धति विज्ञान के शिक्षण के लिए विशेषकर क्या होती है, लाभकारी होती है। यह पद्धति बालक की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसको तीव्र करती है, क्योंकि यहाँ पर बालक जो है वो स्वयं जो है वो खोज करता है और उसे सदैव जो है वो सक्रिय बनाए रखती है, क्योंकि जब वो स्वयं खोज करेगा तो उसके बारे में वो पूरी तरीके से उसके बारे में अन्वेषण करेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक एजुकेशन। तो आप सब जानते हैं कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी ने जब 1937 में जो है वो वर्धा में एक सम्मेलन किया था, तो उसमें जो है उन्होंने इस प्रकार का भाषण दिया था कि भाई हमें बेसिक शिक्षा के अंदर किस प्रकार की प्रणाली को लागू करना है। और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि यहाँ पर वो बच्चों को हस्तपरक जो शिक्षा है उसका अनुभव देना चाहते थे। तो मेनली बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंदर इसी प्रकार की बात की गई थी। साथ के साथ बच्चों को जो है वो मातृभाषा के अंदर जो है वो शिक्षा दी जाए तथा उनमें देशभक्ति, आत्म प्रेम और आदर्श नागरिकों के गुण उनके अंदर विकसित किए जाएं। साथ ही सत्य अहिंसा की शिक्षा उनको दी जाए। तो ये सब गांधी जी के सिद्धांत थे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास कुछ विधियां जिनके आधार पर जो है हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो क्लास के अंदर उसको मतलब उसके अनुसार जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी विधियां जो है वो खेल प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों स्वतंत्रता, रुचि का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इन सभी के आधार पर आधारित है। और इन पद्धतियों के समुचित रूप से क्रियान्वयन से सुयोग्य शिक्षक का होना परामर्श, यानी कि एक अच्छे टीचर के लिए इन सभी विधियों को प्रयोग में लाना या इनका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा न होने पर शिक्षा शिक्षा न होकर केवल एक खेल रह जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट है संपूर्ण जो संसार है उसमें दो व्यक्तियों का एक जैसा न होना, वो किस नियम के अंतर्गत आता है, तो वह है प्रकृति का नियम। नेक्स्ट है रुचियों यानी इंटरेस्ट, उसमें भिन्नता इस शब्द को किस शब्द से को प्रभावित करती है, तो ये स्वभाव और व्यक्तित्व दोनों को ही प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसके लिए एक मुख्य आधार क्या है, तो वो है वंशानुक्रम, और दूसरा क्या है आपका वातावरण। बालक की जो शिक्षा है उसमें किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि हम उसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मापन किए जाने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, यह विचार किसके हैं, तो यह है स्किनर का, है ना।
तो ये स्किनर जो है वो मानते थे कि अगर हम किसी व्यक्ति का जो है वो उसके व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं तो उसको हमने सबसे पहले उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखना है। किसी एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से अलग एक होना या उसमें अंतर होना एक सार्वभौमिक जो घटना है वो जान पड़ती है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है टाइलर का। ठीक है, नेक्स्ट है औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों के रूप में अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा दी थी जेम्स ड्रेवर ने। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं जो का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो ये है एफ गाल्टन ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। एफ गाल्टन जो है उन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनका अध्ययन किया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आधारित कई दो शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो वो है मॉन्टेसनरी मेथड और डाल्टन मेथड। बाकी भी बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग किसी का भी नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न जो है होते हैं। यह सिद्धांत कौन सा है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि संभवतः जो है वो व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्न नेताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्न नेताओं से प्रभावित होता है। यह कथन किसने दिया था? तो ये है टाइलर का कथन। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो है बौद्धिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता या और व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये हमने डिस्कस किया। मानसिक विभेद के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो शारीरिक रचना के अंदर जो विभेद है वो मानसिक विभेद के अंदर नहीं आता है। आगे नेक्स्ट है व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं में मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में उसको बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? वही अनुवांशिकता और आपके वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में कौन से दो मनोवैज्ञानिक इससे संबंधित हैं? तो कैटन और गाल्टन। अभी हमने डिस्कस किया था कि गाल्टन ने इसकी शुरुआत की थी। आज हमारा यह विचार है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप की जा सकती है। तो यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये है स्किनर का कथन। नेक्स्ट है बालकों में विभिन्न जो नेता हैं उनके नेताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और वातावरणीय संबंधी उद्दीपकों की विभिन्न नेताओं द्वारा जो है वो उसको व्यक्त किया जा सकता है। ये कथन किसने दिया था? ये गैरिसन का कथन है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व की दो प्रमुख विशेषताएं बताई हैं? वह है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो यह है जुंग। ये हमने जो है जब व्यक्तित्व वाला लेसन पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो जुंग हैं इन्होंने जो है किस प्रकार से दो प्रकार से व्यक्तित्व को डिफाइन किया है, आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दो रूपों में, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसको किसने विकसित किया? तो वो है डेवी। नेक्स्ट है डाल्टन जो प्रणाली है और प्रयोगशाला जो प्लान है उसकी रचना का श्रेय किसको जाए? ये गलत है यहाँ पर फ्रेंड्स। इसका जो 25वां है उसका जो आंसर होगा वो होगा किलपैट्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है डाल्टन जो प्रणाली है और प्रयोगशाला प्लान है उसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, पार्क हर्स्ट को जाता है। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके संस्थापक कौन है? बीएफ स्किनर। फिर है किंडरगार्टन। तो उसके जनक कौन है? फ्रोवेल, जो कि कहाँ के थे? फ्रोवेल ज्र्मनी के थे। तो ये बात आपको पता होगी। फिर है विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक हैं तो डॉक्टर कार्लटन बार्सवन। नेक्स्ट है ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम और इसकी समग्र प्रक्रिया को अनुदेशन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी फ्रेंड्स फ्रेड स्टोफेल के द्वारा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो हमने इसमें जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स सारे के सारे डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आएगा और इसके बाद जो है आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।